कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आज आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। आज की क्लास 11th जैक बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिनों में जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है उसका पेपर मैं आज लेकर आया हूँ। कौन सा पेपर? जी हाँ, केमिस्ट्री का पेपर लेकर आया हूँ। तो आओ मेरे साथ इन क्वेश्चनों को कॉपी पेन लेकर बैठो, मेरे साथ सॉल्व करो, पैटर्न को अच्छे तरीके से समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको समझो, कंसेप्ट को समझो, और मेरे साथ इन क्वेश्चन को अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम मान के चलो कि पेपर में तुम्हारा यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसा यूनिट से क्वेश्चन आता है। ये तो हमारे पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारा क्या होता है, हर किसी को पता है, ये क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, आप नोट करते चलना। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर तुम मेरी वीडियो को देखते आ रहे हो, जब से मैं जैक बोर्ड के बच्चों के लिए 11th का वीडियो लाता जा रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाता जा रहा हूँ, जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो तुमने देखा होगा कि मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि ऐसे क्वेश्चन पर स्ट्रेस दो जहां पर तुमसे क्या निकालने बोला है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने बोला है। ये एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? कार्बन का परसेंटेज हमें दे रखा है 38.71%। यह इसने हमें दे रखा है कितना? 38.71%। इसने जो हाइड्रोजन हमें दे रखा है वो कितना है? 9.67%। और तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बता दो। ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? 100% में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, बोलो। 100 में से क्या माइनस करोगे तुम? 100 माइनस 7 + 1 0 0, मान लो इसे। 7 प्लस 1 8, ये हो जाएगा 13 हैंड इन 1, और ये हो जाएगा 9 10 17 + 1 18 of 8 हैंड इन 1, 3 + 1 4। ठीक है, ये आप तुम माइनस कर दो। ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 9 - 8 1, और ये आ जाएगा 9 - 4 5। 51.62 आ रहा है। क्या आ रहा है? 51.62%। ये तो तुम्हारी बातें किस में दी हुई है? परसेंट में चीजें दी हुई है। किस में दी हुई है? चीजें परसेंट में दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखो। तरीका ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आए ना, तुम इस परसेंट को किस में बदल देना? ग्राम में। तुम मान लेना कि 38.71% नहीं, ये हमारा 38.71 ग्राम है, ऐसा मान लो, और पूरे को 100 ग्राम में मानकर चलो। ठीक है, ये हमारा क्या है? 9.67 ग्राम है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 51.62 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या निकाला है? बस मास निकाला है। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले तुम क्या निकाल लोगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठो। मैं समझ रहा हूँ कि तुम ये लेकर बैठे होगे, लिखते चलो चीजों को। सबसे पहले तुम मास निकालोगे। मास निकालने के बाद तुम मोल्स निकालोगे। मोल्स के बाद तुम क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे। ठीक है, यही 3 फंडा है। ठीक है, यही 3 स्टेप्स है जिससे कि इंपीरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे ध्यान दो। अब तुम क्या करो, तुम ये हमारा क्या है? गिवन मास है। ये हमारा क्या है? गिवन मास है, मतलब ये मास तुम्हें क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है। अब तुम क्या करो, अब तुम क्या करो कि ये दिए हुए क्वेश्चन को, दिए हुए मास से तुम क्या निकालो? मोल्स निकालो। क्या निकाल लोगे? मोल्स निकालोगे। मैं यहाँ पे मोल्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें ये गिवन मास के लिए क्या निकालना है? कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास 12। 12 3 36, ये 3 के आसपास आएगा। इसके बाद क्या आएगा? वो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मेरा काम जो है ना, मेरा जो काम चल जाएगा, किससे चल जाएगा? जो होल नंबर में जो क्वेश्चन मौजूद है, इससे चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ कि ये कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा? तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, 9.67 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 9.67 ही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। अब तुम क्या निकाल लो? अब तुम निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? ऑक्सीजन। ये क्या आने वाला है हमारा? 51.6862 बाई क्या? 16। तो 16 3 48 होता है, तुम्हें पता है। बाद में क्या आएगा, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस चीज पे, क्योंकि मुझे डेसिमल से लेना देना नहीं है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हमारा आ गया है 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया है? ये हमारा आ गया है क्या? 9.67। और क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना आ गया? लगभग लगभग 3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब सीखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तुम क्या करोगे? अब रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? इन सबों में से जो सबसे छोटा मोल है वो ले लो। तो कौन सा दिख रहा है? 3 दिख रहा है। अब इस 3 से तुम तीनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो क्या आएगा? ये 1 आएगा। ये इसको मैं क्या मान लेता हूँ? 3 3 9, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। डेसिमल के बाद भी कुछ आएगा, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन में नहीं फंस रहा हूँ। ये एग्जाम आपका एमसीक्यू है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन को क्या करूँ? सॉल्व कर लूँ और कैलकुलेशन से बचूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो तुम देखो जरा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो रेशियो आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 1 3 1। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें डायरेक्टली ये पुट कर देना है, CH3O।
कहीं CH3O है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आपके पास तरीका ये है कि सबसे पहले तो परसेंटेज से तुम क्या निकाल लो, मास निकाल लो, मास को तुम किस में बदल लो, मोल्स में बदल लो, जो भी मोल्स आएंगे उनका क्या करो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, जो भी रेशियो आता है उसको डायरेक्टली किस पे पुट कर दो, फॉर्मूले पे पुट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, मास मोल्स रेशियो, मास मोल्स और रेशियो, बहुत ध्यान से समझते चलो। ऐसा तुम मान लो ना कि यही पेपर तुम्हारा आने वाला है, नोट करते चलना भाई। अब यहाँ पे देखो, बिसाइड्स CO2, बिसाइड्स CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर, CO2 के अलावा अदर ग्रीन हाउस गैसेस कौन होंगे? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? वो गैसेस जिनमें काबिलियत होती है कि वो क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, हीट को पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, नाइट्रोजन तो तुम्हें पता है कि हवा में कितना मौजूद है, 78% मौजूद है। ठीक है, मौजूद है ना इस हवा में, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ये हीट को ट्रैप नहीं करता। ऑक्सीजन भी काफी अमाउंट में मौजूद है, 21% मौजूद है, लेकिन ये भी हीट को ट्रैप करता नहीं है। आर्गन क्या है हमारा, इनर्ट गैस है, ये भी हीट को ट्रैप करता नहीं है। तो ये जो तीन है ना, हीट को ट्रैप नहीं करते, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो CO2 के बाद जो सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमारा क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन। और मीथेन एक हाइड्रोकार्बन, आपको पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन ऑर्थो एंड पारा ग्रुप इज, कॉमन ऑर्थो और पारा ग्रुप की बात की जाए है। पहली बात तो ये समझो कि ये ऑर्थो और ये पारा का क्या मतलब है। यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना, एक बेंजीन बना लो। ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक बेंजीन बनाया। इस बेंजीन में क्या लगा दो, OH लगा दो। ठीक, इस बेंजीन में तुमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो बेंजीन लगाने के बाद यानी सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने के बाद ये जो पहला पोजीशन होता है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये जो दूसरा पोजीशन है इसको हम बोलते हैं पारा, और ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं, माफ करना, इस क्वेश्चन को बोलते हैं, ये जो दूसरा वाला पोजीशन होता है इसे हम बोलते हैं मेटा, और इसे हम क्या बोलते हैं, पारा। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि इसको अटैक करने कोई भी अगर आता है, कोई भी इनकमिंग ग्रुप अगर इसे अटैक करने आ रही है, तो ये जो है ना, ये जो है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी होगा, इन सबों में से, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, कौन, यहाँ पर, तो इनमें से कौन है जो इनकमिंग ग्रुप को या तो ऑर्थो पे भेजेगा या पारा पे भेजेगा, इन चार ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ये डिसाइड होता है रेजोनेंस इफेक्ट से, लोन पेयर से। ठीक है, तो इन सबों को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ कुछ चीजें याद भी रखो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी बनता है कि जो OH होता है ना हमारा, OH, ये जो OH होता है, रेजोनेंस की वजह से OH क्या करता है कि इनकमिंग जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है, उसको कहां भेजता है, ऑर्थो पर और पारा पर भेजता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन एंड ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होगा वो कौन हो जाएगा, हमारा OH हो जाएगा, और OH ही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो बाकी क्या होंगे फिर, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ठीक है, तो देख लो भाई, ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, और बाकी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा यानी कि मेटा पोजीशन पर जो भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा उसे कहां भेजेगा, ये मेटा पोजीशन पे भेजेगा। आगे चलते हैं, लिखते चलो, साथ साथ बनाते चलो। देखो, CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, CH2 हमारा क्या है, इथीन है। इथीन को कैसे बनाया जा सकता है, प्रिपरेशन पढ़ा होगा आपने हाइड्रोकार्बन में, बिल्कुल आने वाला ये सवाल आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पे CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग CH3CONA विद सोडा लाइम, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा करोगे तुम तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या है, गलत है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA, नहीं ये भी नहीं होगा, इसे हम कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ट्रीटिंग CaCO2 विद वाटर, नहीं ये भी नहीं होगा, ये किस काम में आता है, ये इथाइन को बनाने के काम में आता है। तुम्हें कैसे समझना है ऐसे क्वेश्चन को, देखो, CH2 को बनाने का एक तरीका है कि ट्रीटिंग CH2OH विद एक्सेस ऑफ H2SO4, जहां कहीं भी ये H2SO4 एसिड दिख गया ना, वो क्या करता है, वो डिहाइड्रेट करने का काम करता है, पानी को निकालने का काम करता है। पानी यानी कि H2O, यहां से ये OH निकाल देगा और यहाँ से H निकाल देगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, CH2 बचेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट टू इन। मैंने बार बार तुम्हें बोला है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोनोलाइसिस से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट टू इन की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन ये हो गए। ठीक है, 5 कार्बन के बाद आप यहाँ पे ध्यान दो, पेंट टू इन की बात की ना, टू इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या रहा होगा, एक H भी रहा होगा, मैं यहीं पे बस H बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे काम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी क्या रहा होगा, हमारा एक H रहा होगा, पर तुम समझ जाओगे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें आएगी नहीं। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या, कि इसमें ओजोन आकर जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ओजोन आकर जुड़ता है, और तुम इसमें जिंक भी लेते हो, तो जिंक ऑक्सीजन के साथ ऐड करके जिंक ऑक्साइड भी बनाता है। यहाँ पे देखो फिर क्या होता है, इसके बाद ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, ये यहाँ पे ऐसे करके क्या होगा, टूटेगा, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट्स मिलेगा ना आपको फाइनली पेंट टू इन के ओजोनोलाइसिस के बाद, इधर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या बनता हुआ दिख रहा है, CH3CHO, यानी कि इथेनॉल बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बनता हुआ, इथेनॉल बनता हुआ, तो इथेनॉल तो आपको तीनों जगह दिख रहा है। ठीक है, पर अब मुझे
दूसरा देखना होगा कि प्रोपेनॉल मिथेनॉल या प्रोपानोन में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन यहाँ पे हो गए, ये ऑक्सीजन इससे क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे और क्या चीजें बन रही है, और क्या चीजें बन रही है, यहाँ पे हमारा है क्या, हाइड्रोजन। यहाँ हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। क्योंकि 4 बॉन्ड इसे बनाना था, 2 बॉन्ड इधर बन गए, 3 4 नहीं, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा हमारा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, प्रोपानोन बनता हुआ दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है, प्रोपानोन। ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है फाइनली इथेनॉल के साथ क्या मिलने वाला है, प्रोपानॉल में प्रोपानोन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, प्रोपानोन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ओजोनोलाइसिस का मैंने और भी बहुत सारा कंसेप्ट इस पे बताया है, बहुत सारी मैंने क्वेश्चन कराई, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को शॉर्टकट रखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है तो आपके पास समय की कमी है। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। कार्बोकैटायन की बात करते हैं कि कार्बोकैटायन दरअसल होता क्या है। कार्बोकैटायन क्या होता है, जैसे मान के चलो कि कोई भी एक हमारा मिथाइल ग्रुप है, वो अगर खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो होता क्या है कि जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है, क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज, कैसा क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, तो ये Cl क्या करेगा, इन दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। लेकर चला गया तो यहाँ पे बचा क्या, CH3 बचा, वो भी किसके साथ बचा, प्लस साइन के साथ बचा। तो ये जो हमारा CH3 बचा है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या कहलाता है, मिथाइल कार्बोकेटायन। ये हाईली रिएक्टिव है, क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है। तो इसकी रिएक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ये CH3 प्लस किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाए तो रिएक्टिविटी कम हुई। ठीक है, अगर ये एक और CH3 के साथ जुड़ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, और अगर ये CH3 के साथ जुड़ जाए तो और भी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी जितने ब्रांचेस जुड़ते जाएंगे किसमें, मिथाइल कार्बोकेटायन में या इथाइल कार्बोकेटायन में, यानी कह सकते हो कि कार्बोकेटायन में अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घटती जाती है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन है, तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ। तो सब अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास है। ठीक है, इस वाले के ऊपर मत समझना, इस वाले कार्बन के पास है। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हमारा कितना जुड़ा हुआ है, एक मिनट मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, एक बार रुक जाओ, फिगर बनाएंगे तो चीजों को क्लियर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे हम। ये आपने लिख लिया होगा मैं समझता हूँ। यहाँ पे देखो जरा, हम लोग क्या करते हैं, पहले पिक्चर बना लेते हैं। C है हमारा, C+ है और CH2 है। ठीक है, CH2 तो यहाँ पे आएगा नहीं, यानी कि कहने का ये मतलब है कि CH2 जो है ना भाई, यहाँ पे है ही नहीं। CH2 कहाँ है, CH2+ यहाँ पे, ये जो प्लस साइन तुम देख रहे हो इस कार्बन पे नहीं है, इस कार्बन पे, ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH3 है, CH3 है। तो तुम देख पा रहे हो कि ये वाली जो CH2 है प्लस है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ की बात खत्म है। तो रहा कौन, बचा कौन, जो सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है। यहाँ पे इस कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल पूछा गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब तुम जानते हो, इलेक्ट्रॉन लविंग। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि नेगेटिव चार्ज लविंग कौन होगा, नेगेटिव चार्ज कौन चाहेगा, कौन पसंद करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो NH3 के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा नहीं। Cn- के पास नेगेटिव चार्ज है, COOH पूरा सैचुरेटेड है, यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी काफी लोन पेयर्स हैं। Cl+ को देखो, किसको देखो, Cl+ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं स्पीड चलूंगा क्योंकि हमें ये जल्दी खत्म करना है। प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ। यूपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3। तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि ये जो CO है ना, ये दरअसल है क्या, कीटोन है। ये CO क्या है, हमारा कीटोन है। ठीक है, कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट। और कौन से कार्बन पे कीटोन है हमारा, तीसरे कार्बन पे, तो पेंट, पेंटेन 3 ऑन, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बॉक्स ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ओर इनमें से कौन है, तो एल्युमिनियम का कोर इनमें से कौन है, बॉक्साइट है, याद रखो। आगे चलो, द नेचर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो एक्वा सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा होता है, बोरेक्स दरअसल होता क्या है, देखो बोरेक्स दरअसल होता क्या है, Na2P4O7। ठीक है, ये हमारा होता है बोरेक्स। ठीक है, इस बोरेक्स में मैंने क्या किया है, इस बोरेक्स में हम क्या करने वाले हैं, इस बोरेक्स में हम मिलाने वाले हैं H2O। क्योंकि एक्वा सोल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, H2O मिलाएंगे। तो H2O तुम मिलाओगे ना तो तुम्हें मिलेगा क्या, NaOH मिलेगा प्लस H3BO3 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, H3BO3। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा क्या है, एक वीक एसिड है।
तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो डोमिनेटिंग कौन होगा, ये होगा, इसलिए जो एक्वा सोल्यूशन होगा बोरेक्स का वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा बेसिक। कैसा होने वाला है, बेसिक। अब चलो आगे क्वेश्चन है, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस्ड है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, ग्रुप 1 एंड 2 में प्लेस्ड है। छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैक बोर्ड में, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है ना, बेसिक कांसेप्ट्स भी आपका क्लियर है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन है, बच्चे बच्चे को पता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, टेट्राहीड्रल होती है, क्या होती है, टेट्राहीड्रल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण यहाँ पे जो एंगल होना कितना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये जो एंगल है ना, रिपल्सन के कारण थोड़ा सा और सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाने की वजह से ये जो एंगल हो जाता है ये हो जाता है 104.5 डिग्री। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे तो ऑप्शन में दोनों है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का तो ये होता ही है, लेकिन ये आंसर हमारा होगा नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। कैसे बताया मैंने, ये मैंने बताया तुम्हें वेस्पर थ्योरी से, इससे बताया मैंने तुम्हें, ये वेस्पर थ्योरी से बताया। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे हैं, तुम प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। अभी तुम्हारे एग्जाम में 2 दिन बाकी है ना, 2 दिन में उन वीडियोस को तुम देख लेते हो तो उससे ज्यादा कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए इनफ है। यहाँ पे देखो बोल रहा है एक रिएक्शन है हमारे पास, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो लिख लो रिएक्शन पहले तो, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, चलो थोड़ा पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, यहाँ पे ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको करना पड़ता है सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो ये अगर -2 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, +2, क्योंकि ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म में जो हाइड्रोजन होगा इस पे कौन सा क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हो जाएगा 0। कॉपर की बात करो, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 0। हाइड्रोजन का क्या है यहाँ पे -2, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +2। अब तुम देखो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, 0 से +2 गया है, कौन गया है, हाइड्रोजन गया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर की बात करूं तो कॉपर में क्या हुआ है कि कॉपर जो है Cu+2 से कहाँ गया है, 0 चला गया है, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है माफ करना। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पे भी -2 था और यहाँ पे भी क्या है, -2, तो ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन बता दिया, तुम्हें रिडक्शन बता दिया। अब तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ये मुझे तुम कमेंट करके बताओगे, पार्टिसिपेशन में तुम्हारा चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें कौन होने वाला है। ठीक है, हालांकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि कौन होने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, या नन ऑफ दिस। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ClO3 आयन इज, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने क्वेश्चन आता ही आता है। ClO3 माइनस, देखो तुम्हें पूछा है किसका है, क्लोरीन का पूछा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x मानते हैं, यहाँ लिख लो x प्लस। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, -2 होता है। ठीक, अच्छा जो भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए किसके बराबर, उसके ओवरऑल चार्ज के बराबर। ये ClO3 माइनस है, ठीक है, ClO3 माइनस नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा, ये ClO3 माइनस है दरअसल। ठीक है, ये क्वेश्चन का थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ClO3 माइनस, एक ही माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस, मैं इसको सीधा माइनस ले देता हूँ, -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे जाएगा ये +6 हो जाएगा, +6 -1 क्या आ जाएगा, +5। तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में क्या होने वाला है, +5 होने वाला है। द pH ऑफ 10 की पावर -10 NaOH सॉल्यूशन इज क्लोज टू। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ले सकते हो तुम। ठीक है, द pH ऑफ OH माइनस सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे तुम ले लोगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्या ले लोगे, OH माइनस। तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -log बेस 10, ये न्यूमेरिकल है, ये है हमारा क्या वैल्यू है, 10 की पावर -10। ठीक है, इसको तुम काट पीट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा pH का, वो क्या आने वाला है, 4 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक्वा सॉल्यूशन का नेचर कंसीडर नहीं किया है वाटर का, इसलिए मैं यहाँ पे 4 ला रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ से मैंने उठाया है यहाँ पे 7 भी हो सकता है। ठीक है, पर मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, सिंपल सॉल्व करके आपको pH बता रहा हूँ, तो आंसर क्या बता रहा हूँ, 4 बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुईस एसिड। तो आपको पता है कि जो हमारा लुईस एसिड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, लुईस एसिड जो है ना ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो लुईस बेस है वो डोनेट करता है। यहाँ पे देखो ये OH माइनस है, इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है। ठीक है, ये डोनेट तो करेगा नहीं, अगर ये बनेगा भी तो लुईस बेस बनेगा। NH3 प्लस, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास कहानी है कि एक लोन पेयर होता है, ये डोनेट कर सकता है। NH4 के पास के NH4 प्लस के पास बात करूं तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट किसका कंप्लीट नहीं है, तो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका पी ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से लुईस एसिड कौन है, तो सही आंसर क्या है, BF3 है। ठीक है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। कंजुगेट एसिड तब बनता है जब कोई बेस क्या करता है, एक H प्लस को यानी कि प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कंजुगेट एसिड तब बनता है जब कोई बेस जो है वो H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो NH3 था। ठीक है, NH3 क्या था हमारा, NH3 क्या करेगा, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बना देगा, NH4 प्लस बना लेगा। क्या बना लेगा, NH4 प्लस बना देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। आपको पता है आपके एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस D प्लस Q इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि A प्लस बी जो है हमारा वो क्या दे रहा है, C प्लस डी दे रहा है, साथ ही साथ क्या हो रही है, हीट निकल रही है, और इसका एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव जब है तो डेल्टा जी को तुम देखोगे तो उस हिसाब से तुम्हें पता ये लग जाएगा कि, या फिर तुम उतना मत सोचो, तुम बस इतना याद रखो कि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है ना, जब कभी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है तो रिएक्शन हमारा क्या होता है, हर टेम्परेचर पे प्रोसीड करेगा। कहाँ प्रोसीड करेगा, हर टेम्परेचर पे। ठीक है, एंट्रोपी चेंज हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या करेगा, हर टेम्परेचर पे प्रोसीड करेगा। ठीक है, आगे देखो, द एंथैल्पीज ऑफ, ठीक है, द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज। कोई भी एक सब्सटेंस है जैसे Na है, स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब एलिमेंटल स्टेट, जैसे वो अकेला एक एटम के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी जो एंथैल्पी होती है ना, वो एंथैल्पी क्या मानी जाती है, उसकी जीरो मानी जाती है। क्या मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे चलो। The enthalpy of formation of ammonia is minus 46.0 किलोजूल पर मोल। The enthalpy change for the reaction 2NH3 gives N2 plus 3H2। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, बोल रहा है कि जब NH3 बना ना, अमोनिया बना, NH3 बना, तो एंथैल्पी कितनी रही, माइनस 46.0 किलो जूल पर मोल रही। ठीक है, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, और क्योंकि ये माइनस में दिया है तो ये रिएक्शन कैसा रहा होगा, एक्सोथर्मिक रहा होगा। कैसा रहा होगा, एक्सोथर्मिक। तो पूछ रहा है कि जब ये ब्रेक करेगा, क्या करेगा, ब्रेक करेगा, NH3 जब ब्रेक करेगा तो फिर एंथैल्पी चेंज क्या होगी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज क्या होगी, देखो अगर बनने में, इसको बनने में -46 किलो जूल पर मोल क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, एक मोल की बात कर रहा है, कितना, एक मोल अमोनिया को बनने में -46.0 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है बनने में। तो अगर उसे तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो 46.0 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी एक मोल के लिए। लेकिन अमोनिया यहाँ पे कितना है, 2 मोल है, तो इसको इंटू 2 जब तुम करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 92.00 किलो जूल पर मोल। यानी 2 मोल अमोनिया को ब्रेक करने के लिए कितनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, 92.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। और क्योंकि तुम एनर्जी दे रहे हो इसलिए जो डेल्टा एच का जो साइन जाएगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन को तुम बहुत लंबे चौड़े तरीके से बता सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत सिंपल करके बताया, समझो, इसको ट्रिक तुम बोल सकते हो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5, PCl5 का फास्फोरस का क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन होता है, यहाँ क्लोरीन होता है, ये तो मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ तुम्हें, तुम फॉर्मूला लगाकर भी बता सकते हो, बना सकते हो, तुम्हें पता होगा जेड का फॉर्मूला। ठीक है, PCl5 कैसा दिख रहा है ये, बताओ। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, क्या पूछा गया, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया, माफ करना, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। हालांकि हाइब्रिडेशन तुम बता सकते हो, sp3 क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा। चलो स्ट्रक्चर से बता देता हूँ, देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम को देखो, 1 2 3 4 और 5, 5 बॉन्ड पेयर है, क्या है, 5 बॉन्ड पेयर है, यानी जेड की वैल्यू क्या है, 5 है, तो जेड की वैल्यू 5 है, इसका जो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है वो होता है sp3d2। क्या होता है, sp3d2, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देकर तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि जेड का वैल्यू ही वही होता है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BrF3, याद रखो, ये याद कर लो, ये बहुत फेमस है BrF3। BrF3 जो होता है ना, यहाँ पे ब्रोमीन के पास 2 लोन पेयर होता है, ऐसे ऐसे, और लोन पेयर रिपल्सन के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण जो BrF3 का जो शेप बन जाता है वो कैसा बन जाता है, टी शेप बन जाता है। कैसा बन जाता है, टी शेप बन जाता है। ठीक है, चलो हालांकि तुम क्या कर सकते हो, तुम हाइब्रिडेशन निकाल कर भी पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा लोगे, जेड की वैल्यू निकाल लो, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 आ गई, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है हमारा, sp3d2 होता है। ठीक है, तो sp3d2 है, होना चाहिए था इसको
पिरामिडल होना चाहिए था, वही अभी हमने पढ़ा जो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ पे वेस्पर थ्योरी लगती है इसलिए इसका शेप क्या चला जाता है, टी शेप चला जाता है। ठीक है, तो इसको मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये याद कर लो, BRF3 का क्या होता है, टी शेप होता है। ठीक है, जैसे H2 का तुमने याद कर रखा है ना कि क्या होता है, बेंड शेप होता है, वैसे BRF3 का क्या होता है, टी शेप होता है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, प्रोपाइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो ये बात तो बिल्कुल बच्चे बच्चे को पता है। प्रोपाइन का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और यहाँ पे CH3। चलो लिख ही देता हूँ पूरा यार, वरना तुम फिर पूरा मान जाओगे। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, प्रोपाइन में पूछा गया है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, तो कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे 4 सिग्मा, 5 6 7 सिग्मा। अच्छा 7 सिग्मा देखने को क्यों मिल रहा है, यहाँ पे प्रोपाइन ही तो है। 7 सिग्मा है, हाँ 7 सिग्मा है, कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 7। 7 सिग्मा और पाई कितना है, 1 पाई है। ठीक है, तो 7 सिग्मा 1 पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो, डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, 1000 बार बता चुका हूँ। ये जो BeCl2 जो होता है हमारा, BeCl2, BeCl2 का जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका शेप लीनियर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही। क्लोरीन क्या करेगा, इस सेट पेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसको ये क्लोरीन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है इसका वैल्यू वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है, अल्कली मेटल तुम्हें पता है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो पूछ रहा है कि हर पीरियड में अल्कली मेटल के साथ क्या होता है, क्या होता है अल्कली मेटल के साथ, स्मॉलेस्ट रेडियस होता है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेफ्ट टू राइट जाओगे, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटने की वजह से रेडियस क्या होता है, छोटा होता जाता है। तो ये तो होगा नहीं ना, स्मॉलेस्ट रेडियस तो होगा नहीं, क्योंकि तुम ग्रुप 18 की तरफ जाओगे, बढ़ते जाओगे तब फिर रेडियस छोटा होता है, और यहाँ पे तो शुरुआत ही होता है पीरियड का कहाँ से, अल्कली मेटल से। तो स्मॉलेस्ट रेडियस तो सही आंसर होगा नहीं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, नहीं गलत बात है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं कौन, अल्कली मेटल्स। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कब हाईएस्ट होगा, जब न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत जबरदस्त तरीके से जोर से पकड़ कर रखा हुआ है। पर मेटल्स के साथ ऐसा होता नहीं, ऐसा नॉन मेटल्स के साथ होता है। ठीक है, तो ईच पीरियड में जो अल्कली मेटल है ना उसके पास क्या होता है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होता है। तुमने पढ़ा है कि जो मेटल्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, उनके साथ क्या कहानी है, उनके साथ कहानी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, बहुत इजीली डोनेट करना चाहते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो तुम्हें बहुत थोड़ी एनर्जी भी दोगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो वो आराम से एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। इसलिए याद रखना कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, या पीरियड के शुरुआत के मेटल्स जो होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, वो जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर तुम राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो अल्कली मेटल्स का जो सबसे लोएस्ट होता है वो क्या होता है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है पूरे पीरियड में। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आयोनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस और Na प्लस। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो तुम क्या किया करो, तुम देखा करो कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, N3 माइनस की बात करूं, N3 माइनस की मैं बात करूं तो न्यूट्रल अगर होता नाइट्रोजन तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, O2 माइनस की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और ऐड हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन की बात करूं तो इसके पास ऐसे न्यूट्रल में 9 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सोडियम की बात करूं तो सोडियम के साथ भी क्या कहानी है, सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए प्लस चार्ज है ना, Na प्लस है, तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे स्पीसीज हैं, ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अगर आपको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर जानना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना होगा, इनके न्यूक्लियर चार्ज को देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है। तुम इनके न्यूक्लियर चार्ज को जरा देखो कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। इसके कितने प्रोटॉन है, 7, इसके कितने हैं, 8, फ्लोरीन के कितने हैं, 9, सोडियम के कितने हैं, 11। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है, सोडियम के पास है। ठीक है, पूछा क्या है, द आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसके पास है तो 10, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे। तो सबसे छोटा जो साइज होगा वो किसका होगा, N3 माइनस का होगा। सबसे छोटा साइज किसका होना है, माफ करना, Na प्लस का होना है। तो Na प्लस कहीं दिख रहा है, हाँ Na प्लस यहीं दिख रहा है। और कहीं Na प्लस नहीं दिख रहा है, तुम यहीं पे सीधा टिक मार सकते हो, तुम्हें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा चेक करके तुम्हें बताता हूँ। Na प्लस में 11 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। फ्लोरीन की बात की जाए तो 9 प्रोटॉन किसको खींच रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसके बाद इसी का नंबर आता है, फ्लोरीन भी है। फिर ऑक्सीजन यानी 8 प्रोटॉन किसको खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो और कम ताकत से, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच पाएंगे। और यहाँ पे बात करूँ अगर मैं N3 माइनस की, तो साथ ही प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेडियस का, ऑर्डर का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम क्या करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, The Debroy wavelength for a ball of mass 60 ग्राम moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड is approximately। ठीक है, देखो
फॉर्मूला देखो यहाँ पे, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम भी। क्या होता है? एच बाई एम भी। एच क्या है? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। ठीक। मास क्या है बॉल का? 60 ग्राम है, इसको बदल लो तुम किसमें? केजी में, 1000 से डिवाइड कर लो। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ये 10 से 10 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मतलब वैल्यू पुटिंग मैंने कर दी है, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये क्या है? लैम्डा है, ये वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ है? वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ फॉर ए बॉल, ठीक है। जो बॉल तुम फेंक रहे हो उस बॉल का वेवलेंथ जब वो मोशन में होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई एम भी। तुमने एच पुट कर लिया, तुमने मास दिया हुआ था ग्राम में, मास को मैंने केजी में बदल दिया, वेलोसिटी दी हुई थी 10 मीटर पर सेकंड, मैंने यहाँ पे रख दी। इसको काट पीट करो, आंसर निकालो, और मुझे कमेंट सेक्शन में तुम आंसर जरूर से जरूर बताओगे, ठीक है। आगे चलो। द मोलर मास ऑफ C6H12O6, C6H12O6 मोलर मास से क्वेश्चन आते हैं। मोलर मास क्या होता है हमारा? बहुत सभी को पता ही होगा आप में से। मोलर मास का मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा? कैसे निकालोगे? कार्बन है, एक कार्बन का मास होता है 12, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 12 दिख रहे हैं। प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है कितना? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। इन सबको तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आने वाला वो आने वाला है 180 ग्राम। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करता तो आंसर आता 180 AMU या U, लेकिन मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? मोलर मास की बात कर रहा हूँ। मोलर मास को हमेशा ग्राम में लिखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राम लिखा नहीं ऑप्शन में, लेकिन यहाँ ग्राम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो। और यूनिट क्या होता है मोलर मास का? ग्राम पर मोल होता है, याद रखना। द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट एट 46 AMU, ठीक है। 46 AMU सोडियम में कितने एटम्स होंगे? अगर मैं एक सोडियम एटम की बात करूं तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 AMU होता है, ठीक बात है। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 23 AMU का क्या मतलब हुआ? 1 सोडियम एटम लिख सकता हूं। तो एक AMU का क्या मतलब हुआ? एक AMU का मतलब हुआ 1/23 क्या? सोडियम एटम्स, ठीक है। तुमसे कितने के लिए पूछा गया? 46 AMU के लिए पूछा गया। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/23 इंटू 46, और ये काट पीट कर कितना आ जाएगा? 2 एटम्स। तो 46 AMU में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। किसी भी एटम के मास को हम किस में दिखाते हैं? AMU में दिखाते हैं। और 1 AMU क्या होता है? इसका डेफिनेशन तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो? नहीं बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ। किसी भी कार्बन 12 ले लो, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, कार्बन 12, 13 और 14। कार्बन 12 आइसोटोप ले लो और उसके मास का 1/12 निकाल दो, वही क्या होता है? 1 AMU होता है, ठीक है। ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन अगर आएंगे तो ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, देखिए यहाँ पे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम इन 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मैं सीधे फॉर्मूले से बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा ये वाली जो चीज़ है ना, एच की वैल्यू ये ऊपर जानी चाहिए थी। जो मैंने लैम्डा वाला क्वेश्चन कराया ना तुम्हें, वहाँ पे एच का वैल्यू 6.63 रखना, ठीक है। क्या रखना? 6.63 रखना। ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, इस क्वेश्चन के लिए है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि तुम्हें क्या दे रखा है? हीलियम एटम के पार्टिकल्स का नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? हीलियम एटम के पार्टिकल्स का नंबर। यहाँ पे तुम एक चीज सुधार लेना, एक चीज सुधार लेना, जो मैंने अभी बताया 6.63, 6.36 लिख दिया है क्या मैंने यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जो तुम एच की वैल्यू लोगे, यहाँ पे जो तुम एच की वैल्यू लोगे, एच की वैल्यू जो तुम लोगे वो तुम लोगे 6.63 इंटू 10 की पावर -34। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये तुम एच की वैल्यू लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो जल्दी से इसको हम लोग निपटाते हैं क्योंकि आपका एग्जामिनेशन करीब है, टाइम की कमी है आपके पास। यहाँ पे देखो, इसको पे ध्यान मत दो, ये पहले क्वेश्चन का है। यहाँ पे देखो तुम्हें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो भी पार्टिकल्स के नंबर दिए हुए हैं, एटम्स के नंबर दिए हुए हैं, उसको Na से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 जो है ना, इसको तुम Na से डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 की पावर क्या? 23। तो 23 से 23 मर गया, कट गया, ठीक है। बचेगा क्या? ये आ जाएगा 1/2। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1/2। और इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 मोल्स। सिंपल कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूले का याद रखना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल निकालना रहता है। तो तुम क्या करोगे? जितने पार्टिकल्स दिए हुए उसको ऊपर लिखोगे, उसको डिवाइड किससे करोगे? 6.022 यानी कि Na से करोगे डिवाइड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल्स, 4d ऑर्बिटल हो 3d ऑर्बिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आगे चलो। द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीटेड है कि कहो मत। द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2.5 m, ठीक है। आंसर क्या आ गया? 2.5 m आ गया। आगे चलो। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 3p, 2 2 4 हो गया ना, 4 बचे कितने? 3p5,
2:3p5 है कहीं? 2:3p5 कहीं नहीं है। 1:2:2, अच्छा यार 2p ना होगा यहाँ पे, 2p होगा ना, 2p होगा, ठीक है। 2 2 4 यहाँ पे 2p4, फिर से लिख देता हूँ, माफ करना। यहाँ क्या हो जाएगा, 1:2 2:2 2p4, 2 2 4 4 4 8। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा था, आउटर क्या हो जाएगा 2:2 2p4, 2:2 2p4, ठीक है। ये हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलो, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, याद रखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा, 9, ठीक है। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, n की वैल्यू अगर दी हुई है 3 तो तुम n निकाल लो, 0 1, 0 का मतलब s, ठीक है, p का 1 का मतलब p, ऐसे ऐसे करके भी 0 1 और 2 ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, इसका मतलब d है। तो वो लंबा मेथड है, सिंपल क्या करो तुम फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, n स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस, HCO3 माइनस का जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा, ठीक है। कंजुगेट एसिड कब बनेगा, कंजुगेट एसिड कब बनेगा, जब बेस क्या करेगा हमारा, एक H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा, हमारा HCO3 माइनस है ना, HCO3 माइनस है, तो यहाँ पे एक H+ आ जाएगा, तो इसका जो कंजुगेट बेस एसिड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, H2CO3, क्या हो जाएगा, H2CO3। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ रेजोनेंस इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो रेजोनेंस दिखाता है। रेजोनेंस मतलब समझ रहे हो, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डबल बॉन्ड्स का डी लोकलाइजेशन जहां होगा। मीथेन के पास सिंगल बॉन्ड होता है, ये दिखाएगा नहीं दिखाएगा। प्रोपेन के पास सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी नहीं दिखाएगा। इथिन के पास डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये जाएगा तो जाएगा कहाँ, पाई बॉन्ड, ठीक है, 2 ही कार्बन है इसके पास, तो ये भी होने से रहा। तो सही आंसर इसका क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का रेजोनेंस आपने पढ़ा भी होगा। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी होती है। देखो एक चीज समझो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। Cl2 की बात करूं, यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। Cl2 की बात करूँ तो Cl2 ऐसा दिखता है, एक बॉन्ड होता है। N2 की बात करूँ तो 3 बॉन्ड ऐसा होता है। H2 की बात करूँ, H2 की बात करूँ तो ऐसा होता है। और अगर मैं O2 की बात करूँ तो ऐसा होता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास दिख रहा है। जिसके पास जितना ज्यादा बॉन्ड, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम पेन कॉपी पेपर लेकर बैठे होगे, मेरे साथ ये क्वेश्चन तुम बनाए होगे, इन क्वेश्चनों को कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, इस पैटर्न पे और ज्यादा क्वेश्चन करो, हमारा प्लेलिस्ट है, उसे जाओ देखो, व्यू करो, प्रैक्टिस करो। आपके पास 2 दिन समय है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।